नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 196वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाए और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका अच्छे से रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कि किस प्रकार होते हैं। तो देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं हमारे रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत, यानी जो नवीकरणीय होते हैं उन्हीं को कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। देखिए, हमने जब भारत के भूगोल के बारे में डिटेल में बात करी, सीरीज को हमने जो कवर किया उसमें भारत में जो ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में भी बात करी थी। उसमें हमने ऊर्जा के अलग अलग प्रकारों को देखा था, ऊर्जा स्रोतों के। एक थे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और एक थे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से यानी शुरुआत से ही करता आ रहा है, जैसे कोयले का इस्तेमाल करना, जैसे पेट्रोलियम का इस्तेमाल करना, लकड़ी हो गई, ये सब क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। दूसरा हमने पढ़ा था गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। इंसानों ने इन्वेंशंस के जरिए, नवाचारों के जरिए जिनको डेवलप किया है, जैसे हमारे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, ये सारे क्या हैं? ये सारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। जो गैर पारंपरिक होते हैं वो आपके रिन्यूएबल होते हैं, यानी आप उनका रीयूज या उनसे दोबारा से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो पारंपरिक होते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, वो एक सीमित मात्रा में है। इनको आपने ध्यान रखना है, ऐसे स्रोतों को उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, उनकी जो मात्रा है वो सीमित है। तो ये होता है रिन्यूएबल और वो होता है नॉन रिन्यूएबल। दो क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन यहां पर बनाया गया कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत किस प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। यानी जो घटना सबसे पहले घटी उसे पहले लिखना है, जो बाद में घटी उसे बाद में रखना है। देखिए, पहले इनकी तिथियों को लिख लेते हैं। यही एज इट इज क्वेश्चन उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग के द्वारा भी पूछा गया और पिछले वर्ष ये यूपी पीसीएस में भी आया। देखिए, प्रारूप समिति जो थी, इसका गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाना कब किया गया था? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी लागू कब से हुआ हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा की पहली बैठक तो आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946। तो सबसे पहले घटना हुई है संविधान सभा की बैठक। जो दूसरी इंपॉर्टेंट घटना है वो ही प्रारूप समिति की नियुक्ति, यानी पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, 2 आएगा और फिर संविधान को लागू किया गया। तो 4, 1, 2, 3 यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया, उत्तराखंड में भी आया। देखिए, जो वायसराय हार्डिंग था, जब इसने दिल्ली में प्रवेश किया, आप जानते हैं 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया और दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। तो 1912 में जब वायसराय हार्डिंग ने दिल्ली में प्रवेश किया, उसके ऊपर बम फेंका गया था। इस घटना को हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में कई सारे लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इसमें जो मुख्य तौर पर शामिल थे बम फेंकने के काम में, उनका नाम था रास बिहारी बोस। ठीक है, अन्य लोग जो इस घटना में, जो ये दिल्ली षड्यंत्र केस था,
इसमें कई सारे लोगों को मृत्युदंड दिया गया, जैसे मैंने आपको कहा। उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें थे बसंत कुमार, इनके अलावा अमीर चंद, इसके अलावा अवध विहारी, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, इसमें भाडिंग जो था वो बच जाता है, केवल घायल ही यहां पर हो पाता है। तो कई सारे लोगों को यहां पर सजाएं हुई थी। आपको सवाल यह पूछा गया है कि किस संगठन के लोगों ने इस घटना को किया था। देखिए, संगठन जो था उसका नाम था युगांतर। युगांतर संघ इसका पूरा नाम था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जब उत्तराखंड में यह सवाल आया तो इसी को सही उत्तर माना गया। यूपीपीसीएस ने इसका उत्तर अनुशीलन समिति को माना है। आपने पहला रेफरेंस युगांतर को ही देना है। यहां पर युगांतर संघ लिखा होगा, आपको उसको ध्यान रखना है, क्योंकि जब उत्तराखंड में आया था युगांतर संघ लिखा था, तो आपने पहला रेफरेंस युगांतर संघ को देना है। देखिए, बेसिकली बंगाल के अंदर एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था, अनुशीलन समिति। उसी की तर्ज पर एक दूसरा संगठन भी बना जिसका नाम था युगांतर। अरविंदो घोष, उनके भाई बारिंद्र घोष थे, अन्य लोग इसमें शामिल थे। इन्हीं लोगों के द्वारा बाद में ये जो पूरी रणनीति थी उसे बनाया गया था। तो ये किससे प्रेरित था? इससे प्रेरित था। किसकी तर्ज पर बनाया गया? इसकी तर्ज पर बनाया गया। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बाद में एक युगांतर पार्टी भी बनी जिसका मुख्य कौन थे? जतींद्रनाथ मुखर्जी को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? देखिए, श्रुति साहित्य इनमें से किसको कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहा जाता है इसमें वेदों को। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, श्रुति साहित्य का मतलब है कि वेदों को लेकर ऐसा माना जाता है कि वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक तौर पर ट्रांसफर हुए हैं, मौखिक तौर पर ये चलते आए हैं और उसके बाद इनको लिपिबद्ध किया गया। तो इसीलिए इनको श्रुति साहित्य कहा जाता है, वेदों को। ऑप्शन ए सही आंसर है। पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार कवर किया है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायतों के चुनावों का संचालन करता है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि पंचायतों के चुनाव की घोषणा कौन करता है? देखिए, संचालन करेगा राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन चुनाव करवाने की जो घोषणा करता है, जो तिथि निर्धारित की जाती है, वो राज्य सरकार करती है। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक आर्टिकल है पंचायतों से संबंधित, आर्टिकल 243 के, इसको ध्यान रखेंगे। इसी में यह बात बताई गई है 243 के, जिसे 243 ट लिखा जाता है हिंदी में। इसमें पंचायतों के चुनाव के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसी में बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो पंचायतों के चुनाव करवाएगा। ठीक है, पंचायत के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची को तैयार करना और उसका पूरा संचालन करना वो यही आयोग करेगा। ठीक है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी होता था? तो देखिए, वैदिक कालीन प्रशासन के अंदर भागदूह नामक जो अधिकारी होता था, इसका मुख्य काम राजस्व कर जमा करने वाला होता था। यानी जो रेवेन्यू आता था, राजस्व टैक्स होता था, उसको जमा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? भागदूह। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए, दो स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा वाला स्टेटमेंट यहां पर सही है उसको देखते हैं। पहला, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता हो। यानी ऐसा व्यक्ति भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो, उसकी क्वालिफिकेशन रखता हो। तो पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका पद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। ठीक है, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी कौन है? वो यही महान्यायवादी होता है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। दूसरा वाला कथन आपका गलत है। देखिए, महान्यायवादी का कार्यकाल, पहली चीज तो ध्यान रखना, निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अब कार्यकाल निश्चित नहीं है तो इनकी हटाने की प्रक्रिया भी निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। तो दूसरा वाला कथन आपका
गलत है। ठीक है, आपको पूछा है कौन सा वाला कथन सही है, आप कहेंगे केवल पहला कथन सही है। ठीक है, महान्यायवादी को लेकर 2-3 बातें पूछी जाती हैं कि वो कौन व्यक्ति होता है जो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, संसद का सदस्य नहीं होता है और भाग लेता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, वो महान्यायवादी होता है। ठीक है, इसे वो सारे विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं जो संसद के किसी सदस्य को मिलते हैं। किसको? महान्यायवादी को। ठीक है, नेक्स्ट है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पुराणों को लेकर के अब 2 बातें दी गई हैं, चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन यहां पर सही है। पहला, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और दूसरा कहता है वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाता है। दोनों कथन आपके बिल्कुल यहां पे सही हो जाएंगे। देखिए, पुराणों की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुराणों को लेकर बनते हैं। पहला, ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो आप कहेंगे पुराणों में मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमश ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों का रचयिता। तीसरा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण होते हैं 18। ठीक है, इन 18 पुराणों में से 5 पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावली या उनसे जुड़ी जानकारियां हमको मिलती हैं। वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? उन 5 पुराणों के नाम हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, इसके अलावा विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। जो मत्स्य पुराण है इसमें शुंग वंश और आंध्र सातवाहन वंशों के इतिहास या उनकी वंशावली मिलती है। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक पुराण कौन सा है? वो मत्स्य पुराण है। यह वाला सवाल भी बनता है और ज्यादातर जो पुराण है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। एक सवाल पेपर में आया था कि किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है? तो राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी जो जानकारी मिलती है वो हमें अग्नि पुराण में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, संसाधनों का इस्तेमाल करना और भविष्य के लिए उनको संरक्षित भी करना, इसको कहा जाता है सतत विकास। कई बार आपने देखा होगा इस शब्द को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। सतत विकास का मतलब ही यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि हम हमारे संसाधनों का इस्तेमाल भी करें और उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम वहां पर उसको छोड़ें, यानी उनका नुकसान हम ना करें। पर्यावरण को बगैर हानि पहुंचाए संसाधनों का इस्तेमाल करना, पर्यावरण को बगैर नुकसान किए विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित किस मुगल शासक के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? देखिए, संगीत की टप्पा शैली की बात करते हैं, इसको किसके काल में प्रसिद्धि मिली, किसके काल में यह ज्यादा विकसित हुई? ये हुई थी मोहम्मद शाह के काल में। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। इस शैली के अंतर्गत मुहावरों का, कहावतों का काफी तेजी से इस्तेमाल होता है। संगीत की टप्पा शैली में ज्यादातर ये जो प्रचलित हुई मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में हुई थी। ठीक है, मुगलों को लेकर ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? फिर से 2 कथन दिए हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। भूगोल वाली क्लास में हमने भारत की मिट्टी के बारे में डिटेल में जाना था, उसमें एक मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था, लेटराइट मिट्टी के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला, यह मिट्टी उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले इलाकों में विकसित होती है। हमने देखा था कि यह मिट्टी उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां पर हाई टेम्परेचर होता है और भारी वर्षा होती है। पहली ही लाइन हमारी ये थी और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में डायरेक्ट एज इट इज आया था। तो पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो ये वाली मिट्टी होती है चट्टानों की टूट फूट और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कारण बनती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रोसेस के बाद होता है, लीचिंग की प्रक्रिया के बाद होता है? वो भी लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी भारत में 4था सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है। तो पहला वाला सही है। दूसरा, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा।
देखिए ज्यादा वर्षा के कारण मिट्टी के अंदर जो चूना और सिलिका होता है उनकी लीचिंग हो जाती है, यानी वो रिस कर नीचे चले जाते हैं और मिट्टी के अंदर लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यही बचते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है, इनकी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी, इसमें एल्यूमिनियम और लोहे की प्रधानता होती है। सेकंड वाला कथन गलत है, केवल पहला वाला कथन यहां पर सही है। ये जो लेटराइट मिट्टी होती है इसके बारे में हमने जाना था, ईंटें बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो यही लेटराइट मिट्टी होती है। इसके अलावा चाय, कॉफी, रबड़, इनकी फसलों के लिए भी सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वो लेटराइट मिट्टी है। जो मूंगफली है, काजू है, रबर, कॉफी, चाय, उन सब के लिए इस मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथन और कारण पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। कथन दिया है राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण दिया है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। देखिए यहां पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए कथन कहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, इसके पीछे कारण दिया है कि जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, अपनी सहमति नहीं देगा, कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। देश के अंदर जो भी कानून बनता है वो संसद बनाती है। संसद कानून कैसे बनाएगी? जब वो दोनों सदनों से पारित होगा। पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करेगा तो ही वो कानून बनेगा। तो राष्ट्रपति संसद का ही एक पार्ट होता है। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन है जो संसद का अंग है लेकिन संसद का सदस्य नहीं है? उपराष्ट्रपति भी विकल्प में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति न तो संसद का अंग है और न ही संसद का सदस्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अंग है, संसद का एक पार्ट है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली स्पर्धा प्रणाली शुरू करी थी? तो किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के लिए एक ओपन भर्ती कंपटीशन की शुरुआत यहां पर हुई? वो होती है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था कब शुरू करी गई? इसी अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। ठीक है, अगर सवाल ऐसा होगा किसके तहत प्रयास किया गया, तो वो 1833 का अधिनियम था, उसके तहत ऐसा करने का प्रयास किया गया। 1853 के एक्ट के तहत ऐसा करने की व्यवस्था यहां पर शुरू कर दी गई। ठीक है, और 1854 में सिविल सेवा ये जो भर्ती प्रोसेस थी यह भारतीयों के लिए भी खोल दी गई, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषता और उन्हें किस देश से लिया गया है कि निम्न युग्म में से कितने युग्म यहां पर सही हैं? कौन कौन से सही हैं वो नहीं बताना है, फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कितने सही हैं वो बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, द्विसदनीयवाद। क्या हमने ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है? ये आपका गलत हो जाएगा। द्विसदनीय हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। द्विसदनीय हो, संसदीय शासन हो, कानून का शासन हो, विधायी प्रोसेस हो, एकल नागरिकता हो, संसदीय विशेषाधिकार हो, वो सब हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हमने आयरलैंड से लिए हैं? ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डीपीएसपी है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य कनाडा से नहीं लिए हैं, रशिया से लिए हैं, ये भी गलत है। संविधान संशोधन ये हमने अफ्रीका से लिया है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा सही है। आपको पूछा है कितने सही हैं, आपने कहा 2 युग्म यहां पर सही है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? देखिए जो आजाद हिंद फौज है इसको लेकर के सवाल बनते रहते हैं। आजाद हिंद फौज किसकी मानसिक उपज थी? तो वो थी ज्ञानी प्रीतम सिंह की। ठीक है, उनके साथ एक जापानी मेजर भी थे, मेजर फ्यूजियामा, उनके द्वारा इनकी ये मानसिक उपज थी। इन दोनों व्यक्तियों ने ही, जो मेजर ज्ञानी प्रीतम सिंह थे और मेजर फ्यूजियामा थे, इन दोनों ने प्रेरित किया मोहन सिंह को। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1 सितंबर 1942 को इसका गठन किया गया। आजाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह ने किया। कैप्टन मोहन सिंह ने पुनर्गठन रास बिहारी बोस ने किया और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया।
जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का कमांडर नियुक्त किया गया था, सर्वोच्च सेनापति उन्हें घोषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर अलग अलग ब्रिगेड का गठन किया था आजाद हिंद फौज की, जिसमें आपकी सुभाष ब्रिगेड शामिल थी, एक ब्रिगेड थी गांधी ब्रिगेड, एक ब्रिगेड थी आजाद ब्रिगेड। इसको ध्यान रखेंगे। एक उन्होंने महिलाओं की भी बनाई थी जिसको कहा गया रानी झांसी ब्रिगेड या रेजिमेंट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, जो सुभाष ब्रिगेड थी उसके जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था शहनाज खान। जो गांधी ब्रिगेड थी इसके नेतृत्व थे M.J. कियानी, और जो आजाद ब्रिगेड थी इसके नेता जो थे वो अजीत सिंह थे, या इसके कमांडर जो थे वो अजीत सिंह थे। जबकि जो महिला ब्रिगेड उन्होंने बनाई थी रानी झांसी, इसकी जो नेतृत्व करता थी वो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो हड़प्पा सभ्यता में पूर्वी सीमा पर कौन सा स्थल यहां पर स्थित है? हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी डिटेल में बात करी थी, हमारे सेकंड चैनल पर उसका एक वीडियो आया था। हमने वहां पर हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं को देखा था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा थी, उत्तरी सीमा, वो थी मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर है। जो हड़प्पा की दक्षिणी सीमा थी, साउथ की सीमा थी, उसका नाम था दैमाबाद। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी के तट पर। जो पूर्वी सीमा है, ईस्टर्न जो बॉर्डर थी, वो थी आलमगीरपुर। ठीक है, जो यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ के नजदीक है। इसके बाद आती है पश्चिमी सीमा, वो थी सुतकैंडोर, जो आपके बलूचिस्तान में पड़ता है, दाश्क नदी के तट पर। आपको पूर्वी पूछा है तो पूर्वी ये रहा, आलमगीरपुर। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो किस आकार का था? वो त्रिभुजा आकार का था। उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लेंथ थी वो 1100 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर था। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्तनत काल में खरीदादार कौन होता था? देखिए, सल्तनत काल में जो खरीदादार नामक अधिकारी होते थे, ये किस प्रकार के अधिकारी थे? क्या इनका काम होता था सल्तनत काल में? सही उत्तर है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। देखिए, सल्तनत काल में फरमानों को, जो भी सुल्तान फरमान देगा, उन्हें भेजने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? खरीदादार। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहां पर सही है? चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन सही है संयुक्त बैठक को लेकर के। पहला, अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। पहला वाला गलत होगा, क्योंकि संयुक्त बैठक की प्रावधान 109 में नहीं 108 में है, तो पहला वाला आपका गलत है। दूसरा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। देखिए, सिर्फ स्पीकर दिया है, लोकसभा या राज्यसभा नहीं दिया है, लेकिन आमतौर पर आप जानते हैं लोकसभा के प्रमुख को स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के प्रमुख को सभापति कहते हैं। तो यहां पर आप इसे मानकर चलेंगे कि ये लोकसभा के स्पीकर की बात कर रहा है, और आप जानते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर ही करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करता। तो सेकंड वाला कथन आपका सही है, भले ही लोकसभा ना लिखा हो, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे ही स्पीकर कहते हैं। ठीक है, तो केवल सेकंड वाला कथन यहां पर सही है, पहला वाला कथन गलत है। ठीक है, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। पहला 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के समय में, दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के समय में, और तीसरा 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के समय में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया। देखिए, कौन सा एक है जो डीपीएसपी में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है? सही आंसर होगा पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करना, यह हमारा डीपीएसपी का एक पार्ट है। आर्टिकल 48A में यह बात कही गई है। और हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें जो 8वां मौलिक कर्तव्य है वो कहता है पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना हम सभी का मौलिक कर्तव्य है। तो पर्यावरण की संरक्षण दोनों में है, डीपीएसपी में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी है। ऑप्शन डी सही है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये आता है आपका आर्टिकल 43A में, ये केवल डीपीएसपी का पार्ट है। समान नागरिक संहिता डीपीएसपी का पार्ट है।
अभिभावक बच्चों की शिक्षा के अवसर दिलाएं 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करी थी? आप जानते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कुछ समय तक के लिए अंग्रेजी को बनाए रखा गया था। आपको वो जो कुछ समय था वही पूछा गया है कि वो कुछ समय कितना था। तो देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को कहा गया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, लेकिन अगले 15 साल तक जो कामकाजी भाषा रहेगी उसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल भी होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है। हालांकि बाद में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। लेकिन आर्टिकल जो 343 है उसमें यह बात कही गई थी संघ की भाषा, उसमें कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। और जो आर्टिकल 343 का दूसरा खंड था उसमें कहा गया था 15 वर्षों तक अंग्रेजी रहेगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको देखा, साथ में कोशिश करी सभी जो फैक्ट हैं कहानी के तौर पर उनको समझें ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।